नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग के लिए सहमत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, अदानी ग्रुप के एफपीओ की वापसी से भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल आधार प्रभावित नहीं होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर में 450 करोड़ रुपए लागत के नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू कश्मीर में तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के शुभंकर, गीत और जर्सी का अनावरण किया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग प्रणाली स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने आज इस संबंध में फोन पर सहयोग के कार्यान्वयन पर बातचीत की। इस दौरान तीनों पक्षों ने ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन की चुनौती और हिंद महासागर क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक त्रिपक्षीय मंच पर सहमति व्यक्त की। तीनों देश पेरिस समझौते के अनुरूप आर्थिक, प्रौद्योगिकी और सामाजिक नीतियों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करेंगे। G20 रोजगार कार्यकारी समूह की बैठक आज जोधपुर में संपन्न हो गई। सभी G20 देशों ने वैश्विक कौशल विकास, मुक्त श्रमिक प्रणाली वाली अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए सतत वित्त पोषण से संबंधित 3 प्राथमिकताओं के उद्देश्यों की दिशा में रुचि और प्रतिबद्धता दर्शाई। बैठक के बाद श्रम और रोजगार सचिव आरती आहूजा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन 3 मुख्य मुद्दों पर सामूहिक और द्विपक्षीय विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि सभी कौशल और व्यवसायों के लिए एक साझा शब्दावली होनी चाहिए। इसके लिए एक वैश्विक पोर्टल की आवश्यकता है। इंडस्ट्री को किस प्रकार के उद्योगों की जरूरत है और किस प्रकार के स्किल्ड वर्कफोर्स हमारी उपलब्ध है, उससे गैप क्या है वो जानने के लिए हमें डेटा कलेक्शन की आवश्यकता है और उसी के साथ साथ मैपिंग की आवश्यकता है। तो क्यों ना हम एक ग्लोबल पोर्टल बनाएं जिससे कि किस देश में स्किल में ज्यादा लोग हैं, किस देश में कमी है, तो किस तरह से हम एक ही स्नैपशॉट पर उनको देख पाए। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के स्वच्छ ऊर्जा कार्य समूह की पहली बैठक कल से बेंगलुरु में शुरू हो रही है। 3 दिन की ये बैठक 7 फरवरी तक चलेगी। इसमें G20 और अतिथि देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा के लिए आधुनिक और सस्ती तकनीकी उपलब्ध कराने, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी और भविष्य के ईंधन पर प्रमुखता से चर्चा होगी। विद्युत मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार ने बेंगलुरु में इस बैठक की कार्यसूची की जानकारी दी। एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप का जो काम है वो ये है कि जो G20 के देश हैं वो कैसे कलेक्टिवली एक अपनी सहमति बना के पूरे विश्व में एनर्जी ट्रांजिशन को आगे ले जा सके। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस तरह से किया जाए कि एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके ताकि सभी देशों में सभी नागरिकों को जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए पर्याप्त एनर्जी एक अफोर्डेबल तरीके से सुलभ हो सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अदानी समूह के 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को वापस लेने से भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल आधार प्रभावित नहीं होंगे। वे मुंबई में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। वित्त मंत्री ने विदेशी मुद्रा प्रवाह का उदाहरण देते हुए कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में भारत की प्रतिष्ठा का सबूत है। उन्होंने कहा कि पिछले केवल 2 दिन में $8 अरब की विदेशी मुद्रा आई है। उन्होंने कहा कि अदानी मुद्दे पर नियामक अपना काम कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना बयान दिया है और इससे पहले बैंकों तथा जीवन बीमा निगम ने अपना निवेश बताया था।
अदानी शेयर मुद्दे पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कहा है कि वो बाजार में व्यवस्था और कुशल कामकाज बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह में 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी। ये इफ्को की 5वीं उर्वरक इकाई है। ये संयंत्र सालाना 6 करोड़ नैनो यूरिया की बोतलों का उत्पादन करेगा। इस संयंत्र से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति की जाएगी। श्री शाह ने प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि संरक्षण को एक प्रमुख मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नैनो यूरिया के अनुसंधान से लेकर उत्पादन तक की प्रक्रिया को तेज करने के उपाय किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज लगभग 5 देशों को तरल यूरिया का निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इफ्को द्वारा बनाए गए तरल यूरिया से भारत के किसानों के साथ साथ विश्व भर के किसानों को भी मदद मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और नेशनल पीपल्स पार्टी ने आज अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 19 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस बीच NPP ने 12 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। नागालैंड में विभिन्न राजनीतिक दलों के 6 उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक कुल 7 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। जयपुर में महाखेल का शुभारंभ राष्ट्रीय युवा दिवस पर 12 जनवरी को हुआ था। इसका आयोजन स्थानीय सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर 2017 से ही करते रहे हैं। महाखेल का आयोजन जयपुर के युवाओं के लिए अपनी खेल प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर होता है और ये खेल को करियर के रूप में अपनाने की भी प्रेरणा देता है। देश भर में इस महीने की 15 तारीख को गेहूं की ई-नीलामी होगी। ये इस वर्ष ई-नीलामी का दूसरा चरण होगा। भारतीय खाद्य निगम ने इस महीने की पहली और दूसरी तारीख को पहले चरण की ई-नीलामी के विजेताओं को डिपो से गेहूं का स्टॉक तुरंत उठाने और बाजार में गेहूं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि गेहूं की ई-नीलामी से गेहूं और इसके आटे के मूल्य में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज 10 देशों के लिए वीजा सुविधा प्रदान करने वाले VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र 9 फरवरी से काम करना आरंभ कर देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस केंद्र पर ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, क्रोएशिया, इटली, सऊदी अरब, हंगरी और जर्मनी सहित कई देशों के वीजा आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस केंद्र की क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,000 से अधिक आवेदन स्वीकार करने की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 60 सीटों पर चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और पार्टी के उम्मीदवारों के लिए घर घर जाकर प्रचार भी कर रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने बीजेपी उम्मीदवार मीना रानी सरकार के समर्थन में बदरघाट में घर घर जाकर प्रचार किया। बाद में मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए दक्षिण त्रिपुरा जिले के ऋषिमुख में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर साहा ने विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों पर प्रकाश डाला जो राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा की गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष के वर्तमान नेता माणिक सरकार ने भी धनपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद बिप्लब देब ने भी पार्टी उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। मेघालय विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र भरने के लिए केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। कई उम्मीदवारों ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉनराड के संगमा ने दक्षिण तुरा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि डोडा में दरार प्रभावित घरों को खाली करा लिया गया है और प्रशासन इन पर पूरी नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वैज्ञानिकों के सुझावों के साथ बेहतर तरीके से अमल किया जाएगा। इस बीच भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के एक दल ने स्थिति का विश्लेषण करने के लिए डोडा का दौरा किया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि स्थानीय लोग पहाड़ धंसने के कारण बेघर हुए लोगों को स्थायी आश्रय प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के बागे बहू में 11 दिन तक चलने वाले सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया। मेले में लगभग 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू कश्मीर में तीसरी खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के शुभंकर गीत और जर्सी का आज लोकार्पण किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि इसके साथ ही 10 फरवरी से कश्मीर संभाग के बारामूला जिले में गुलमर्ग के विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट के सबसे बड़े खेल आयोजन की शुरुआत हो गई है। लोकप्रिय पार्श्व गायिका वाणी जयराम का आज चेन्नई में निधन हो गया। वे 78 वर्ष की थीं। सरकार ने इस वर्ष उन्हें पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की थी। 30 नवंबर 1945 को तमिलनाडु के वेल्लोर में जन्मी वाणी जयराम को बड़ा ब्रेक 1971 में हिंदी फिल्म गुड्डी से मिला। इस फिल्म का मधुर गीत हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे लगभग सभी को याद होगा। इसी फिल्म का गीत बोले रे पपीहरा भी काफी लोकप्रिय हुआ। मीरा की भक्ति पर आधारित उन्होंने कई गीतों को अपनी आवाज दी, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाने लगा। मीरा फिल्म के गीत मेरे तो गिरधर गोपाल के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। मेरे तो गिरधर गोपाल सुश्री वाणी जयराम को 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया और उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी सम्मानित किया गया। आज विश्व कैंसर दिवस है। कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। इस साल कैंसर दिवस का विषय क्लोज द केयर गैप है, ताकि कैंसर के इलाज में किसी भी तरह का भेदभाव न हो सके। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से अपील की है कि वे कैंसर के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में मजबूती से खड़े रहें। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी रे ने कहा कि अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैंसर के 80% मामलों को रोका जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग के लिए सहमत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, अदानी ग्रुप के एफपीओ की वापसी से भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल आधार प्रभावित नहीं होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर में 450 करोड़ रुपए लागत के नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।